क्या इंडिया का स्पेस मिशन अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ग्लोबल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुका है? जब एक इंडियन पायलट 2 हफ्ते आईएसएस में बिताने वाला है तो ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं बल्कि भारत के न्यू स्पेस एज की शुरुआत है। वेलकम चैंपियंस टू सिविल 360, जस्ट प्लग इन यूपीएससी इनसाइट्स, नो स्क्रीन नीडेड। इसे आप बिना स्क्रीन देखे भी सुन सकते हैं ताकि आप 24 घंटे क्या इंडिया का स्पेस मिशन अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ग्लोबल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुका है। जब एक इंडियन पायलट 2 हफ्ते आईएसएस में बिताने वाला है तो ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं बल्कि भारत के न्यू स्पेस एज की शुरुआत है। वेलकम चैंपियंस टू सिविल 360, जस्ट प्लग इन यूपीएससी इनसाइट्स, नो स्क्रीन नीडेड। इसे आप बिना स्क्रीन देखे भी सुन सकते हैं ताकि आप 24 घंटे 7 अपडेटेड रह सकें यूपीएससी के हर जरूरी मुद्दे के साथ। लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक। आज हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक नए अध्याय पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये एक्सियम 4 मिशन और इसमें भारतीय वायुसेना पायलट शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की उड़ान नहीं है, मुझे लगता है ये भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और बदलती वैश्विक भूमिका का भी एक संकेत है। बिल्कुल सही कहा। ये मिशन मतलब कई मायनों में खास है। ये सिर्फ शुभांशु शुक्ला की यात्रा नहीं बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब अंतरिक्ष में सहयोग के नए मॉडल अपना रहा है, खासकर जब हम इसे भारत के अपने गगनयान मिशन और देश में उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के संदर्भ में देखते हैं। तो सबसे पहले शुभांशु शुक्ला और इस एक्सियम 4 मिशन के बारे में ही बात करते हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, करीब 2 हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस पर। राकेश शर्मा जी के बाद ये किसी भारतीय नागरिक की पहली इतनी लंबी अवधि की अंतरिक्ष उपस्थिति होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करंट डेवलपमेंट है ना? हाँ बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये एक प्राइवेट मिशन है। इसे एक्सियम स्पेस नाम की अमेरिकी कंपनी ऑपरेट कर रही है और इसमें स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। शुभांशु के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के सदस्य भी हैं और वे आईएसएस के अमेरिकी हिस्से हार्मनी मॉड्यूल से जुड़े। तो ये बात अहम है क्योंकि ये दर्शा रहा है कि स्पेस अब केवल सरकारी एजेंसियों का क्षेत्र नहीं रहा, प्राइवेट कंपनियां भी अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन आयोजित कर रही हैं। अच्छा, इसी मिशन की तैयारियों से जुड़ा एक वाकया भी सुनने में आया, आईएसआरओ के हस्तक्षेप का। वो क्या था? वो भारत की तकनीकी क्षमता को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है शायद। हाँ, वो बेहद दिलचस्प पहलू है और काफी महत्वपूर्ण भी। हुआ ये कि लॉन्च से ठीक पहले फैल्कन 9 रॉकेट की जो लिक्विड ऑक्सीजन यानी लॉक्स पाइपलाइन थी, उसमें एक छोटी सी दरार का पता चला। ओहो। अब स्पेस एक्स ने तो इसे ज्यादा गंभीर नहीं माना, लेकिन आईएसआरओ प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन, जो क्रायोजेनिक तकनीक के माने हुए विशेषज्ञ हैं, वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने जोर दिया कि नहीं, इसकी विस्तृत लीक टेस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, तो आईएसआरओ ने इंसिस्ट किया? जी हाँ, उन्होंने इंसिस्ट किया और नतीजा ये हुआ कि जब गहराई से जांच हुई तो एक बड़ी वेल्डिंग क्रैक सामने आई। अरे बाप रे। अगर इसे अनदेखा कर दिया जाता तो आप सोच सकती हैं एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये ना सिर्फ आईएसएलओ की क्रायोजेनिक विशेषज्ञता को साबित करता है, हाँ, वो जीएसएलवी MK3 वाली महारत, बिल्कुल, जो भारत ने सालों में विकसित की है, बल्कि ये वैश्विक अंतरिक्ष सुरक्षा मानकों के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है उसे भी दिखाता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक भारतीय विशेषज्ञ के अनुभव और कह सकते हैं उनकी जिद ने एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन को इतने बड़े संभावित खतरे से बचा लिया। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। और यहीं से यूपीएससी मेंस के लिहाज से एक सवाल भी बनता है। सोचने लायक है कि क्रायोजेनिक तकनीक में भारत की महारत उसकी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक सुरक्षा मानकों में योगदान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करें। खैर चलिए अब वैज्ञानिक पहलू पर आते हैं। आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम वो क्या खास प्रयोग करने वाले हैं? हाँ, देखिए, करीब 60 प्रयोगों की योजना है। काफी एम्बिशियस प्लान है। इनमें माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में हड्डियों और मांसपेशियों पर क्या असर होता है, इसका अध्ययन है। अच्छा। पौधों में डीएनए की मरम्मत कैसे होती है माइक्रोग्रेविटी में, ये भी देखेंगे। एआई आधारित टेलीमेडिसिन का परीक्षण होगा। रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, कई अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ प्रयोग भारतीय छात्रों ने भी सुझाए हैं और साथ ही एक कल्चरल कैप्सूल भी ले जाया गया है जो भारत की संस्कृति को दर्शाता है। 60 प्रयोग,
ये तो वाकई काफ़ी महत्वाकांक्षी लगता है। खासकर जैसा आपने कहा कि माइक्रोग्रेविटी में हमारा अनुभव अभी सीमित रहा है, तो ये गगनयान के लिए कितनी महत्वपूर्ण तैयारी साबित होगी, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर? हाँ, देखिए, ये अनुभव भारत के लिए बहुत ही कीमती है। हमारा स्पेस बायोसाइंस में अनुभव अभी कह सकते हैं शुरुआती दौर में है, जबकि अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश दशकों से इस पर काम कर रहे हैं। तो एक्शियम 4 से जो भी डेटा मिलेगा, जो अनुभव मिलेगा, जी वो सीधे तौर पर भारत के पहले मानव मिशन गगनयान, जी जो 2026-27 में अपेक्षित है, उसके लिए और भविष्य के जो स्पेस बायोसाइंस कार्यक्रम होंगे, उनके लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। जी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं रहेगी, ये एकदम प्रैक्टिकल अनुभव होगा। सही बात है। अच्छा, अब इसके रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर भी बात कर लेते हैं। ये मिशन भारत की स्पेस डिप्लोमेसी में कैसे फिट होता है? देखिए, ये भारत की अंतरिक्ष कूटनीति और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, उसका एक नया अध्याय है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पैसे देकर एक कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में भागीदारी की है। हाँ, ये कमर्शियल वाला एंगल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इसरो अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाली एजेंसी नहीं रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जैसे क्षेत्रों में भी एक अहम खिलाड़ी बन रहा है। और इसका आर्थिक पहलू भी काफी दिलचस्प है। सुनने में आया है कि हर यात्री की लागत करीब 70 से 77 मिलियन डॉलर के आसपास है। ये सरकारों या संस्थानों ने वहन की है। राइट। तो ये एक तरह से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल को भी बल देता है ना? हाँ, बिल्कुल। और भारत ने इसी दिशा में, याद होगा, 2020 में आयन स्पेस की स्थापना भी की थी। जी, आयन स्पेस, जिसका मकसद ही यही है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे स्काई रूट है, पिक्सेल है, अग्निकुल, कॉस्मोस है, इनको अंतरिक्ष गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। सही है। तो ये दिखाता है कि कैसे पूरा स्पेस सेक्टर अब डेमोक्रेटाइज हो रहा है। ये सिर्फ सरकारों का एकाधिकार नहीं रहा, अब सबके लिए, या कहें कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये खुल रहा है। और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो इस बदलते माहौल में, इस न्यू स्पेस युग में अपनी जगह कैसे बनाता है, अपनी भूमिका को कैसे परिभाषित करता है। ये बाकी एक बड़ा बदलाव है। और यहीं से एक और मेंस का प्रश्न उभरता है जो काफी प्रासंगिक है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के अवसरों और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो क्या कहेंगे? एक्सियम 4 मिशन का मतलब क्या है भारत के लिए? देखिए, संक्षेप में कहें तो एक्सियम 4 सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक प्रदर्शन है, ये वैश्विक साझेदारी बनाने की एक नई रणनीति है, और ये भविष्य की जो हमारी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका एक स्पष्ट संकेत है। और इसरो का जो सफल हस्तक्षेप रहा, उसने तो वैश्विक मंच पर भारत की साख और विश्वसनीयता को और भी मजबूत किया है। बिल्कुल। और शुभांशु शुक्ला का जो अनुभव होगा, वो यकीनन आने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। ये वाकई भारत के न्यू स्पेस एज की एक बहुत अहम कड़ी है। एंड लास्टली, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर आवर व्यूअर्स। भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC कहाँ स्थित है? A. श्रीहरिकोटा, B. बेंगलुरु, C. अहमदाबाद, D. तिरुवनंतपुरम। अब हम अपने व्यूअर्स के लिए ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सिविल 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आप रह सकें 24/7 अपडेटेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ।